बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दी डॉक्टर शो विद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के एक और प्रोग्राम के साथ खुशामदीद। शुगर का मर्ज़ दुनिया भर में बढ़ रहा है और पाकिस्तान में भी इसके मरीज़ों में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जा रहा है और नई दवाइयाँ भी आ रही हैं मार्केट में जो कि इसके इलाज में बहुत मौसर साबित हो रही हैं। तो आज हम प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे कि कौन कौन सी नई दवाइयाँ आई हैं जो डायबिटीज़ को ट्रीट करने में हेल्पफुल हैं। और हमारी मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर साजिद अब्बास जाफ़री, जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं बहरिया यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस कराची में। तो इनसे तफसील से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर अब्बास? शुक्र अल्लाह का। और सब खैरियत है? आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आपने मुझे इनवाइट किया। शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर जाफ़री, ये मुझे पूछना था कि डायबिटीज़ होती क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम होता है? देखिए, आम अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो डायबिटीज़ शुगर की ज़्यादती है। ठीक है। और हमारे खून में अगर शुगर की ज़्यादती हो जाती है, एक हमारे जिस्म में एक ऑर्गन होता है जिसको हम लुबलुबा कहते हैं, पेनक्रियास कहते हैं, उससे इंसुलिन खारिज होती है। वो जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हमारे खून में शुगर आती है, उसको एक मुकर्रर जगह पे हमारे पट्टे हैं, हमारा दिमाग है, वहाँ पे पहुँचाती है। लेकिन अगर वो इंसुलिन की कमी हो जाए या इंसुलिन ठीक तरीके से काम ना कर सके, तो वो इंसुलिन की कमी की वजह से या अनेबल टू प्रॉपरली वर्क, उसकी वजह से हमारे शुगर में खून में शुगर की मिकदार बढ़ती जाती है। एक सर्टेन अमाउंट तक हमारी खून में शुगर होनी चाहिए, लेकिन अगर उस से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उसको डायबिटीज़ लेवल का। इसकी क्या वजूहात हैं? दुनिया भर में क्यों बढ़ रही है डायबिटीज़? 3 मेन वजह है। ठीक है। एक तो हमारा अर्बन तरीक़ेकार, अर्बनाइजेशन, हम फास्ट फूड पे ज़्यादा चले गए। हम काम कम करते हैं, बैठे ज़्यादा रहते हैं, हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल। हम एक्सरसाइज कम करते हैं, खाते बहुत हैं, उसको यूटिलाइज़ कम करते हैं। और दूसरा ये कि वज़न का बढ़ना, हमारे जिस्म में चर्बी का ज़्यादती होने से हमारी शुगर में इजाफ़ा होता है। और पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 है डायबिटीज़ की वजह से, क्योंकि जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जितनी हमारी आबादी है, उसके हिसाब से हमारे हर चौथा मरीज़ अब डायबिटीज़ का शिकार है। सही। तो क्या मोटापा इसकी बहुत अहम वजह है? इसके अलावा कोई वजह भी है? फैमिली हिस्ट्री है, लैक ऑफ स्लीप है, स्ट्रेस है। जैसे मैंने कहा कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम खाना ज़्यादा खाते हैं, हम हर जगह पे हम मीठे के ज़्यादा शौकीन हैं। फिर लेकिन हमारा वो तरीक़ेकार नहीं है जो पुराने ज़माने में लोग पैदल चलते थे। अब पैदल नहीं, लोग गाड़ियों पे चलते हैं। अंडे लेने हैं, दूध लेना है, तब भी वो गाड़ी में जाते हैं। ज़रा से काम के लिए 1 मील भी जाना है तो मुझे ख़ुद अपनी याद है कि मैं पहले इस जगह पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम पैदल आते जाते थे। लेकिन अब नहीं आते, अब सिग्नल फ्री हो गया, अब हमें गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, हमें गाड़ी पे आना पड़ता है। तो हमारा जो मेन वजह ये है कि फिर वो ज़ाहिर है कि जब आप एक्सरसाइज कम करेंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं, तो फिर हमारा वज़न बढ़ेगा, हमारा मोटापा बढ़ेगा, फिर हमारी खून में चर्बी की मिकदार, जिगर पे चर्बी की मिकदार बढ़ जाती है। डॉक्टर साजिद, ये बताएं, अगर शुगर कंट्रोल में ना की जाए तो इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहले तो हमारी जो है ना आँखों की बीनाई चली जाती है। पाकिस्तान बल्कि दुनिया नंबर 1 है ब्लाइंडनेस का बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। फिर हमारे पैरों में ज़ख़म हो जाए, जो नासूर बन जाता है, पैर कट जाता है। फिर इस तरह फालिज का मर्ज़, इस तरह हार्ट अटैक का मर्ज़, और जिस्म का कोई हिस्सा शुगर की ज़्यादती की वजह से अफेक्टेड हो सकता है। इवन हमारी जल्द, हमारे जो और ऑर्गन्स हैं, हमारी आंतें, सब मुतासर हो सकते हैं शुगर की वजह से। और इम्पॉर्टेंटली गुर्दों की बीमारी हो जाती है। डॉक्टर साजिद, अब 100 साल हो गए इंसुलिन बने हुए, ठीक है। सो इंसुलिन के बारे में आप बताएं कि ये क्या चीज़ है और किस तरह इंसुलिन लगाई जाती है? देखें, ये इंसुलिन एक हार्मोन है। जैसे मैंने कहा आपको पहले कि हमारा लुबलुबा इंसुलिन को खारिज करता है, पेनक्रियाज इंसुलिन को खारिज करता है। उसमें इंसुलिन की कमी हो जाए या इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं करे तो हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए। जिस तरह हम हमारे पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, तेल के ऑयल गाड़ी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, तो इसी तरह जो है ना हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इट्स लाइक आब हयात।
हमारी ज़िंदगी के लिए इंसुलिन बहुत ज़रूरी है, जो कि कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने हमें मुहैया की हुई है, जो कि हम अंदरूनी तौर पे हमारी माँ के पेट से हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। लेकिन अब वो कमी हो जाए तो फिर उसकी हमें उसको इंसुलिन कुछ चीज़ें हैं जो दवाइयों से भी कंट्रोल हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है। सो इंसुलिन, अगर कोई मरीज़ इंसुलिन पे आए तो क्या वो सारी उम्र इंसुलिन पे रहता है फिर? ज़रूरी नहीं है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है। अगर उसकी शुगर कंट्रोल में नहीं है तो आप उसको इंसुलिन दे दें। अगर वो उसकी शुगर कंट्रोल पे आ गई है या आपने उसको लाइफस्टाइल से उसने चेंज किया है, अपने मोटापे को कम किया है, वर्जिश की है, तो उसकी रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। तब तक कि आपका जो है ना लुबलुबा भी हो सकता है कि वापस अपनी इंसुलिन बनाना शुरू कर दे। ठीक है। डॉक्टर साजिद, ये भी बताएं कि अब नई दवाइयाँ कौन-कौन सी आई हैं जो कि शुगर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल हैं? डायबिटीज़ एक वाहिद बीमारी है जो रोज़ बरोज़ नई-नई दवाइयाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, नई-नई इन्वेंशन हो रही है, उसके बावजूद मर्ज़ बढ़ता जा रहा है, जो दवा की मर्ज़ बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हमारे पास बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं। इसमें एक जिसका नाम हम कह सकते हैं कि इस रीसेंट एडवांसेस में SGLT2 इन्हिबिटर है। वो SGLT2 इन्हिबिटर क्या करती है कि आपके खून में जो शुगर है वो आपके गुर्दों में जाती है, वो गुर्दों से फिर वापस खून में आ जाती है। लेकिन वो जो दवा है वो इंसुलिन शुगर को आपके गुर्दों से पेशाब के ज़रिए ख़ारिज करती है। सही। जब वो पेशाब के ज़रिए से ख़ारिज करती है तो जो आपकी एक्स्ट्रा शुगर है खून में वो कम हो जाती है। ठीक है। तो उसका एडवांटेज ये है कि आपके खून में शुगर की मिकदार की जाती की कमी हो जाती है। फिर उससे गुर्दों पे एडवांटेज होता है, उस पर ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, उससे आपका जो ब्लड प्रेशर शुगर की वजह से, गुर्दों की वजह से ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट पड़ता है। तो पानी अखराज से, ग्लूकोज के अखराज से आपके दिल पे असर पड़ता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। तो इस वजह से उसके रीसेंट एडवांसेस हैं। सिर्फ शुगर को कंट्रोल नहीं बल्कि और भी एडवांटेज है। डॉक्टर साजिद, आपने SGLT2 इन्हिबिटर्स के बारे में बताया कि ये पेशाब से शुगर निकालती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, शुगर को। दिल के बारे में बताएं, कहते हैं ये दिल के लिए बहुत मुफीद है। डेफिनेटली जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा तो हार्ट पे लोड कम पड़ेगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इम्प्रूव होगी, हार्ट जो है ना बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। और दिल पे लोड जो हम कहते हैं कि ज़्यादा पानी आएगा दिल पे तो ज़्यादा असर होगा, उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जब पानी की मिकदार आपके पेशाब के ज़रिए से खारिज हो जाएगी तो फिर दिल पे लोड कम पड़ेगा। ये उन मरीज़ों में भी दी जा सकती है जिनको दिल का मसला है और शुगर नहीं है? जी, अब लेटेस्ट रिसर्च आई है कि इसको दिल के मरीज़ों में भी दिया जा सकता है, जिनमें प्रेशर का मसला होता है, उसको हम दे सकते हैं। यानी इस दवाई के तो बहुत फ़ायदे हो गए। जी, यानी अब नई रिसर्च आ रही है कि इसके दिल पे भी एडवांटेजेस हैं, बल्कि अब कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा है कि हम अपनी प्रिस्क्रिप्शन में इसको भी शामिल करेंगे। और जो ADA की गाइडलाइंस हैं, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की, वो भी चेंज हो गई हैं इस दवाई के आने से। इसके बारे में बताएं कुछ। सबसे पहली दवा तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो हम सब यूज़ करते हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं है, और सबसे चीपेस्ट दवा भी है ग्लूकोफेज, जिसको हम मेटफॉर्मिन कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर ग्लूकोफेज से अगर कंट्रोल नहीं होती तो फिर सेकंड लाइन पे आते, थर्ड लाइन पे आते इस इंसुलिन पे आ जाते हैं। लेकिन अगर आप ग्लूकोफेज स्टार्ट कर रहे हैं और ग्लूकोफेज से आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं होती तो आप सेकंड लाइन के तौर पे ये SGLT2 इन्हिबिटर को भी शामिल कर सकते हैं। सही। और इवन आप फर्स्ट लाइन भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मेटफॉर्मिन की आपने बात की, जो कि चीप दवाई है। मेटफॉर्मिन के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? मेटफॉर्मिन जो हमारे यहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस की, जैसे मैंने बात करी थी कि आपके यहाँ आपका जो इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं करती, तो मेटफॉर्मिन का काम है उस इंसुलिन को प्रॉपर तरीके से काम कराना और मसल्स में और वहाँ पे शुगर को पहुँचाना। सही। बहुत सारे मरीज़ ये पूछते हैं कि मेटफॉर्मिन से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है। एक गाइडलाइन है कि आपका गुर्दे इस लेवल पे आ जाए, मतलब अगर 30% से नीचे काम कर रहे हैं तो फिर आप उसमें मेटफॉर्मिन नहीं, मेटफॉर्मिन से गुर्दे ख़राब नहीं होते। लेकिन अगर आपका गुर्दा 30% से कम काम कर रहा है तो उसमें आप मेटफॉर्मिन नहीं दें। आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी बात की, ये क्या चीज़ होती है?
इंसुलिन का काम है कि अपनी जगह पे सही तरीके से काम करना, लेकिन वो जहाँ पे उसको काम करना चाहिए वहाँ पे वो काम नहीं कर रही। बॉडी में इंसुलिन मौजूद है लेकिन काम नहीं कर पा रही है। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा की इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, शुगर कंट्रोल में नहीं हो पाती। इसका मतलब कि इंसुलिन जा भी रही है लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। ये कौन से मरीज़ होते हैं जो ओबेस ज़्यादा होते हैं, जिनके जिगर पे चर्बी होती है, जिनके पेट के इर्द गिर्द चर्बी होती है। अब लेटेस्ट कहते हैं कि आप अपने इंचेस को कम करें, आप अपने वेस्ट को कम करें। जितनी आपकी वेस्ट कम होगी उतनी आपकी डायबिटीज़ अच्छी कंट्रोल होगी। अगर आपकी मोटापा ज़्यादा है तो उसमें शुगर इंसुलिन भी अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस के ज़्यादा चांसेस। और ये जो हमल के दौरान डायबिटीज़ होती है जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ? इसमें जो हमारे पास पहले तो हम सिर्फ इंसुलिन ही यूज़ करते थे, इंसुलिन के अलावा कोई दवाई यूज़ नहीं करते थे। और अब लेटेस्ट है कि आप मेटफॉर्मिन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अब फिल वक्त हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ में हमसे मेटफॉर्मिन और इंसुलिन यूज़ करते हैं। सही। और इसकी क्या रेंज भी डिफरेंट होती है नॉर्मल जी हाँ। नॉर्मली फास्टिंग शुगर या नाश्ते से पहले वाली शुगर 8 घंटे आपने कुछ खाया पिया नहीं है तो आपकी फास्टिंग शुगर 126 तक होनी चाहिए। और खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपकी शुगर 200 या 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। अगर कोई हामला खातून है तो उसकी रेंज कम हो जाती है। नाश्ते से पहले की उसकी शुगर जो है वो 80 और 90 के दरमियान होनी चाहिए, 95 तक होनी चाहिए। और अगर खाना खाया हुआ उसने और खाना खाने के 2 घंटे के बाद तो उसकी शुगर 140 तक होनी। डॉक्टर साजिद, ये बताएं कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ में खुराक का कितना रोल है? हम अपने मरीज़ों को कहते हैं, जो हामला खातून आती हैं जो हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट से रेफ़र होती हैं, हम उनको कहते हैं कि आपके साथ एक जान और भी है। ठीक है। 2 जानें। आपने अपनी भी जान का ख्याल रखना है, बच्चे की भी जान का ख्याल रखना है। हमने उनको कहना है कि इतना परहेज़ नहीं करें कि बच्चा भूखा रह जाए, उसको भी खुराक चाहिए। तो आप खाएं सही लेकिन मीठा नहीं लें, मीठे की मिकदार कम लें, बल्कि बाकी आप नॉर्मल खाना खाएं, जो भी आपका खाना है वो आप खा सकते हैं लेकिन मीठे की मिकदार नहीं हो। शरबत है, जूसेस हैं, चीनी है, ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें। ठीक है। डॉक्टर साजिद, ये बताएं कि अब कुछ नए इंजेक्शन्स भी आ रहे हैं जो वज़न भी कम करते हैं और शुगर में भी बहुत अच्छे हैं, इनके बारे में बताएं। जी, ये GLP-1 एनालॉग्स हैं, जो ये भी एक हार्मोन है। जो हम खाना खाते हैं वो हमारे लुबलुबे से खारिज होता है, मैदे से खारिज होता है। वो इंसुलिन की वर्क को एफिशिएंट करता है और हमारी जो है ना शुगर को कंट्रोल करता है। इसके 2 एडवांटेज है, एक तो शुगर को कंट्रोल करना, दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि आपका वज़न कम करना। जो मैंने आपसे पहले बात करी थी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं करती, तो जब आप GLP-1 एनालॉग देते हैं तो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ओवरकम हो जाता है। दूसरा ये कि आपकी शुगर पे भी कंट्रोल हो जाता है और मरीज़ का पेट भी कम हो जाता है। सो आजकल ये इंजेक्शन्स क्यों दिए जाते हैं, इसकी क्या वजह है? वो जब आपकी ओरल मेडिकेशंस काम नहीं करें, जब आपकी इंसुलिन काम नहीं करे, जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे मैंने कहा कि चर्बी पेट में आ गई, तो उसको कम करने के लिए एक तरीका इलाज है कि आप ये इंजेक्शन्स लगाएं। दूसरा तरीका कार ये कि आप ऑपरेशन के ज़रिए, सर्जरी के ज़रिए चर्बी को कम करें। ठीक है। डॉक्टर साजिद, ये बताएं कि जैसे आपने SGLT2 इनहिबिटर्स के बारे में बताया कि गुर्दे के लिए अच्छा है और दिल के लिए अच्छे हैं, सो GLP-1 की क्या खुसूसियत है? ये गुर्दे और दिल के लिए ये भी अच्छे हैं क्या? डेफिनेटली जब आपकी शुगर कंट्रोल होगी तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पे भी असर पड़ेगा। इसी तरह आपका शुगर कंट्रोल होगी तो फिर जो भी वेस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि फालिज है, हार्ट अटैक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, वो भी उसको प्रिवेंशन में हेल्प मिल सकती है। और ये कितनी शुगर कंट्रोल करते हैं GLP-1 एगोनिस्ट? GLP-1 इंडिविजुअल अकेले नहीं देते। ठीक है। वो आप उसको इंसुलिन के साथ कंबाइन कर सकते हैं या ओरल मेडिकेशन के साथ कंबाइन कर सकते हैं, मेटफॉर्मिन के साथ या SGLT2 इनहिबिटर्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। सही।
डॉक्टर साजिद, बहुत सारे मरीज़ आते हैं वो इंसुलिन पे ऑलरेडी होते हैं और कहते हैं इंसुलिन से हटाएं और हमें GLP-1 पे रखें। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी हमारी कॉस्ट का मसला आ जाता है कि हम हर किसी को GLP-1 नहीं दे सकते, क्योंकि पाकिस्तान में अभी ये कॉस्टली दवा है। दूसरा ये कि इंजेक्शंस लगाने का भी डर और खौफ होता है, लेकिन एडवांटेज ये है कि वीकली इंजेक्शंस आ गए हैं। अच्छा। हफ्ते में एक बार लगता है, तो मरीज़ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है कि अगर हम उसको ओरल मेडिसिन दे दें और उसको बोलें कि तुम्हारा वज़न कम करने के लिए हमें ये इंजेक्शन शुरू करने पड़ेंगे, हफ्ते में एक बार लगाने, महीने में 4 लगाने, तो मरीज़ थोड़ा सा उसको खुशी खुशी ले लेता है। और ये किन मरीज़ों में नहीं लगाते हैं? उन मरीज़ों में नहीं लगाते जिनमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या वो टॉलरेट नहीं कर पाते, जिनको मैदे का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उनको हम नहीं लगाते। या फिर ये कि किसी को खुदा न खास्ता कोई थायराइड का कैंसर हो जाता है, जैसे मेडुलरी कार्सिनोमा है, अगर किसी में ये हिस्ट्री है तो उनको नहीं लगाते। सही। और क्या इसकी मिकदार एक जैसी होती है या शुरू में कुछ कम? नहीं, शुरू में कम देते हैं, फिर ग्रेजुअली इसको बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे रिस्पांस आता जाता है उसकी मिकदार बढ़ाते जाते हैं। आपके तजर्बे में कितना वज़न कम होता है GLP-1 एगोनिस्ट से? देखें, वज़न सिर्फ दवा से कम नहीं होता, वज़न आपकी इंटेंशन से कम होता है। अगर आप ख्वाहिश रखते हैं कि आपका वज़न कम हो, उसके लिए आप एक्सरसाइज करें, उसके लिए अपनी खुराक पे तवज्जो दें, उसके लिए दवा खाएं। तो तीनों चीज़ें जब मिल के काम करेंगी, सिर्फ इंजेक्शन लगाने से वज़न कम नहीं होगा। आप पता चला कि इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, गुलाब जामुन भी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो आप अपनी परहेज़ करेंगे, आप अपनी इंसुलिन लगाएंगे या जो मेडिसिन लेंगे, GLP-1 लेंगे, तो आपको 6 महीने में, मैंने अपने मरीज़ों में देखा कि 6 महीनों में आपसे 8 से 10 किलो का वज़न कम हो जाता है। अच्छा, 8 से 10 तो काफ़ी है। 8 से 10 किलो वज़न कम हो जाता है, लेकिन वो यही है कि स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल हो, एक्सरसाइज। सो वॉक कितनी करनी चाहिए डायबिटिक मरीज़ों को? 30 मिनट्स एटलीस्ट वंस पूरे दिन में 30 मिनट्स की मिनिमम जो है ना 30 मिनट्स की वॉक होनी चाहिए। आप 15 मिनट सुबह करें, 15 मिनट रात को करें, या 30 मिनट्स करें 5 डेज़ अ वीक। और दूसरा ये कि आप 10,000 स्टेप्स पर डे आप अगर करें तो वो बेहतर है आपके। कुछ लोग कहते हैं हम वैसे ही ऑफिस में इतना चलते हैं, तो क्या ये वॉक उसमें काउंट हो वो जाती है? चलना नहीं होता। बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं हम तो किचन में बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, बच्चों के पीछे लग रहे होते हैं, हम सुबह से काम कर रहे होते हैं, हमें फुर्सत नहीं होती वॉक करने की। ये वॉक नहीं है, आप सिर्फ कंसंट्रेट करके 120 स्टेप्स पर मिनट मर्द को और 100 स्टेप्स पर मिनट खातून को वॉक करनी चाहिए। और सिर्फ वो वॉक करें, 15 मिनट वॉक करें, किसी से बात नहीं करें, पार्क में करें, घर में करें, छत पे करें, अगर आपके पास मशीन है तो मशीन पे करें, तो वो वॉक होती है। डॉक्टर साजिद, पुरानी दवाइयाँ क्या बिल्कुल आउट हो गई हैं? एक सल्फोनाइल यूरियाज भी तो आती थी और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स होता था उनका, वो आजकल क्यों पीछे चली गई? वो दवा अच्छी है जिससे शुगर कंट्रोल हो जाए। सही। चाहे वो सल्फोनाइल यूरिया हो, चाहे ग्लूकोफेज हो, चाहे SGLT2 हो, अगर किसी दवा से शुगर कंट्रोल नहीं होती तो वह दवा अच्छी नहीं है। तमाम दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं, सल्फोनाइल यूरिया भी हम यूज़ कर रहे होते हैं और मेटफॉर्मिन भी यूज़ कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग के मरीज़ कैसा है। हर दवा हर मरीज़ के लिए नहीं होती। वो ये कहते हैं फला, ऐसा होता है कि हमारे पास मरीज़ आता है, फला ने ये दवा खाई थी, उसकी शुगर कंट्रोल हो गई थी, उसने कहा तुम भी ये खा लो। ये तो शादियों में बहुत कॉमन है कि साथ बैठे हुए से पूछते हैं, आजकल तो हर डायबिटिक मरीज़ है ना, तो साथ वाले से पूछते हैं आप कौन सी दवाई खा रहे हैं, हम वही फिर शुरू कर देते हैं। तो ऐसा करना चाहिए क्या? उसके लिए मेरा जवाब ये होता है कि हर कपड़े हर शख्स के लिए नहीं होते। तो हर जूता हर आदमी के लिए नहीं होता। तो हर दवा हर मरीज़ के लिए नहीं होती। हो सकता है कि वो दवा उसके लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा कर लें, अगर वो सही है तो बिल्कुल यूज़ करें। अगर उसकी शुगर कंट्रोल हो गई है तो मैं आपको एक मिसाल दूंगा, मियाँ बीवी आए थे दोनों, एक को मैंने इंसुलिन लिखी, एक को मैंने टैबलेट लिखी। तो किसको टैबलेट लिखी और किसको इंसुलिन लिखी? बीवी की शुगर 390 थी, ठीक है, और उनका HbA1c 12 था। ठीक है।
मियाँ का शुगर जो थी वो 185 थी, ठीक है, और उनका HbA1c 7.9 था। सही, तो मैंने उनको मियाँ को टैबलेट लिखी और बीवी को इंसुलिन लिखी। ठीक। तो मियाँ ने कहा डॉक्टर साहब आपने इनको क्यों इंसुलिन दिए, मुझे क्यों इंसुलिन नहीं दी। मैं कहा मैं आपको भी इंसुलिन दे सकता हूँ, लेकिन इनकी जो लेवल्स हैं उसके दवा से कंट्रोल में नहीं होगा, तो आपको इंसुलिन मिलेगी। ठीक है। अगर आपकी बीवी की भी शुगर आप जैसी आ जाती है तो उनको भी मैं टैबलेट पे ले आऊँगा। तो खातून राज़ी हो गई थी इंसुलिन लगाने में? पहले तो वो हुआ, लेकिन अल्टीमेटली करना पड़ा। दिया आपने। अच्छा डॉक्टर साजिद, ये बताएं कि आपने SGLT2 इनहिबिटर्स की इतनी तारीफ़ की कि ये गुर्दे के लिए भी अच्छी है, दिल के लिए भी अच्छी है, लेकिन ये यूरिन का इन्फेक्शन करा देती है कुछ मरीज़ों में, और कुछ मरीज़ों में DK डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये पहले हम बहुत खौफ आता था जब 5 साल पहले ये दवाई आई थी। तो क्या आपके तजर्बे में ये UTI और DK करवा रही है ये दवाई, या सिर्फ ये किताबों तक महदूद है? देखिए वेस्ट में जो है ना ड्राई हाइजीन होती है, ठीक है, हम पाकिस्तान में मुसलमानों में वेट हाइजीन का है। हम दिन में 5 दफ़ा तो तहारत करते ही हैं, वज़ू के लिए जाते हैं, एक तो ये वजह है। तो इसमें इंसिडेंस कम है। सही, दूसरी बात जो मैंने अपने मरीज़ों में देखी है, नो डाउट होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, UTI होता है, लेकिन अगर आप 10 में से 2 मरीज़ आप देखेंगे जिनको यूरिन का इन्फेक्शन हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं होता। हम मरीज़ों को जब ये SGLT2 एडवाइस करते हैं तो 1 महीने के बाद उनको कहते हैं कि अपने पेशाब की रिपोर्ट लेकर आ जाए। तो नॉर्मली हमने यूरिन का इन्फेक्शन नहीं देखा। दूसरी बात ये कि गर्मियों के सीज़न में जब आपको पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, या रमज़ानों में अगर आपको पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, उस दौरान अगर आप पानी कम पिएंगे तो उसमें आपको ये इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। तो अदरवाइज़ ये ना कि हमने इतना यूरिन का इन्फेक्शन नहीं देखा। डॉक्टर साजिद, जब रिपोर्ट आती है यूरिन DR की तो उसमें यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रही होती है, बहुत सारे मरीज़ परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई से पहले तो ग्लूकोज नहीं आ रही थी, अब ग्लूकोज आ गई। जब हम मरीज़ को दवा देते हैं तो उनको साइड इफ़ेक्ट भी बताने पड़ते हैं। ठीक है, पहले से बताना चाहिए, बताना पड़ता है कि आपके ये जो दवा दे रहे हैं इससे ग्लूकोज पेशाब में खारिज होगा। सही, जब आपकी रिपोर्ट आएगी तो उसमें ग्लूकोज होगा। ठीक है, तो वो दैट इंडिकेट्स के दवा काम कर रही है और ग्लूकोज की खारिज कर रही है। ठीक है। आपने वॉक की बात की, डाइट के बारे में बताएं कि ऐसे मरीज़ों को क्या खाना चाहिए, डायबिटिक मरीज़ों को? सबसे पहले तो आप अपनी खाने से चीनी को हटा दें। ठीक है, चीनी को हटा दें। चीनी से बनी हुई जो भी चीज़ें, बेकरी के आइटम्स हैं, जूसेस हैं, ये सब हटा दें। गुड़ के बारे में क्या ख्याल है? वो भी मिठाई तो हटा दी हमने, गुड़ ले लिया। वो भी एक तरह से मिठाई है। सही, वो भी एक किस्म है। तो वो ऐसे मरीज़ भी आते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो गुड़ खाते हैं, हम तो चीनी नहीं खाते। जी जी, तो वो भी एक तरह से मीठी चीज़ें हटा दें। हाँ, नेचुरल फ्रूट्स है जिसमें सेब है, आड़ू है, केला है, मौसम्बी है, वो आप ले सकते हैं। जो रसदार फल होते हैं जैसे आम, चीकू, अंगूर है, वो मना करते हैं कि वो नहीं खाएं। बाकी फल आप खा सकते हैं। दिन में 1 फल रोज़ाना खाएं। अच्छा, 1 फल खाना, दिन में 1 फल रोज़ाना खाएं। ठीक है। और बेकरी आइटम्स के बारे में बताएं। बेकरी आइटम में, क्योंकि बेकरी आइटम बगैर शुगर के तो नहीं बनते, उसमें मैदा भी होता है। सही, रिफाइंड आटे वाली तो आप रिफाइंड आटे वाली चीज़ें नहीं खाएं, मैदे वाली चीज़ें नहीं खाएं, चक्की के आटे की चीज़ें खाएं, लाल आटे वाली चीज़ें खाएं। ठीक है। और ये जो आजकल नया है कि कोई कहता है कि जौ का आटा होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि बेसन इस्तेमाल करना है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? वो यही है कि आपकी जो खाने में कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना कम होने चाहिए। ठीक है, आपकी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेन्स का वो कम इस्तेमाल होना चाहिए। सब्जियां आप अगर अपनी प्लेट लें, हम एक प्लेट में बिरयानी बहुत डाल देते हैं। सिर्फ बिरयानी होती है वो नहीं है, बिरयानी के साथ सलाद भी हो, दही भी हो, और छोटा सा पोर्शन जो है ना प्लेट का वो बिरयानी का होना चाहिए या कार्बोहाइड्रेट या रोटी का होना चाहिए। बड़ा पोर्शन जो है वो सब्जियों का होना चाहिए, और उसमें आप थोड़ी सी गोश्त की 1-2 बोटियाँ भी ले सकते हैं। तो आपको
मना नहीं है चावल खाना, आपको मना नहीं है गंदम खाना, आप सब खाएं, लेकिन ये कि उसकी कंट्रोल करके खाएं। और दूध दही के इस्तेमाल के बारे में बताएं। 1 गिलास दूध ज़रूर पीना चाहिए, और दही बहुत अच्छी चीज़ है, उससे आपके हाजमे में भी फ़र्क पड़ता है, तो दही का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साजिद, आखिर में हमारे नाजरीन के लिए कोई पैगाम दें कि वो अपनी दवाइयाँ जो हैं वो मुस्तकिल लें और कौन सी दवाई लें, ये आप बताएं ज़रा। देखिए, सबसे पहले तो नाजरीन को बोलूँगा कि अपनी शुगर का ख्याल रखें। सही। और शुगर का ख्याल रखने से आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। शुगर एक बीमारियों की माँ है, बहुत सारी बीमारियां उससे जन्म लेती हैं, तो शुगर का ख्याल रखना चाहिए, और उतना खाएं जितना आप काम कर सकते हैं। अब वो कहते हैं ना, ईट लेस वॉक मोर, तो आप खाएं ज़रूर, खाने की मना नहीं है, लेकिन फिर उसके साथ उसकी वर्जिश भी ज़रूरी है, वॉक भी ज़रूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, स्मोकिंग से बचें। बहुत सारे लोग डायबिटिक होते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं, तो स्मोकिंग से बचें। और दूसरा ये कि आजकल की लाइफ में तो टेंशन्स बहुत हैं, लेकिन टेंशन को अपने ऊपर सवार नहीं करें, और अच्छी नींद लें, तो इससे डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है। दवाइयाँ जो आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आपके लिए, वो बेहतर है, जो आपके मरीज़ को देख के, क्योंकि डायबिटीज़ सिर्फ एक डायबिटीज़ नहीं होता, उसके साथ गुर्दों का भी मसला होता है, उससे दिल का भी मसला होता है, ब्लड प्रेशर का भी मसला होता है, कोलेस्ट्रॉल का भी मसला होता है। तो जो आपका डॉक्टर आपको दवा प्रिस्क्राइब करता है वो आप लें, और उस पर उसके फॉलो करें। एक डॉक्टर को रखें, ये डॉक्टर शॉपिंग ना करें कि आज मुझे दिखाया, कल आपको दिखाया, परसों तीसरे को दिखाया। ऐसे भी मरीज़ आते हैं, हमने इसको दिखाया और हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं है। भाई, आप अच्छे डॉक्टरों को भी आप दिखाते, लेकिन उन्हीं को फॉलो करें और उनके पास रेगुलर विज़िट करें, तब वो डॉक्टर आपकी शुगर को कंट्रोल कर पाएगा। डॉक्टर साजिद अब्बास जाफरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने का। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नाजरीन, जैसे डॉक्टर साजिद ने बताया कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, HbA1c अपनी शुगर को कंट्रोल करें, 3 महीने की एवरेज जो होती है उसको बहुत कंट्रोल में रखें ताकि कॉम्प्लिकेशंस से बच सकें, और वो दवा लें जो कि आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।